हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का मैं रवि भारद्वाज विज्ञान क्रांति यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस छोटे से पार्ट के अंदर केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में जो केमिस्ट्री के जो आपके 3 टॉपिक्स हैं उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जो आपके 3 टॉपिक हैं उन 3 टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें एटम एंड मॉलिक्यूल एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका पार्ट फर्स्ट हम लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक परमाणु में अपपरमाण्विक कणों के द्रव्यमान का सही क्रम क्या है। एटम में दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इन तीनों के मास का क्रम पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात करें तो 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें तो 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो आप देख पा रहे हो सबसे भारी यहाँ पर न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है और लास्ट में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन आएगा, फिर प्रोटॉन आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा, याद रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। याद रखना, अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई है। यदि हम बात करें प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है। तो ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हाइड्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन की हम बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, आवारा तत्व कहा जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल ईंधन कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड, सूर्य, तारों पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। एक क्वेश्चन आता है कि बताओ सर्वाधिक मात्रा में कौन सा समस्थानिक पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटियम होता है। भारी जल बनाने में याद रखना, गुरु जल बनाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसे D2O के नाम से जाना जाता है। और ट्राइटियम ये सबसे कम मात्रा में होता है, अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है, और ये रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में काम करता है। आंसर क्या होगा, सी होगा। दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन अब हम डेली लेकर के आने वाले हैं, तो आप अपने चैनल विज्ञान क्रांति साइंस रिवॉल्यूशन, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे अपन से जुड़ सकें और आगे अपनी श्रृंखला कंटिन्यू रहने वाली है। तो बीच बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग जो आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के 10 टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन सभी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से आपको प्रेषित कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल साइंस विज्ञान क्रांति बाई रवि भारद्वाज सर, इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहा जाता है। एक परमाणु मॉडल है दोस्तों, जिसका नाम है, क्या थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल, कोई नहीं। क्या आंसर होगा बताइए, कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। तो थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक मॉडल दिया था जिसे तरबूज मॉडल कहते हैं। इसको क्रिसमस केक मॉडल कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। भारत में इसकी तुलना तरबूज से की गई है, इस मॉडल की। जिस प्रकार आपने लड्डू खाया होगा, तरबूज खाया होगा, तो तरबूज के अंदर जो रेड वाला पार्ट है वो है धनावेशित पार्ट, और जो बीज लगे रहते हैं वो कौन सा पार्ट है, ऋणावेशित वाला पार्ट है। यानी जिस प्रकार प्लम पुडिंग मिठाई होती है, या क्रिसमस केक मॉडल में जो किसी केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और जो केक वाला पार्ट है वो क्या है, धनावेशित। इसका मतलब जे थॉमसन के अनुसार परमाणु
पूरा एक धनावेशित गोला है। कैसा गोला है ये? धनावेशित गोला है, याद रखना। और इसमें कहीं कहीं पर क्या पाए जाते हैं? बीच बीच में इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार लड्डू के अंदर काली मिर्ची लगी रहती है, तरबूज में बीज लगे रहते हैं, क्रिसमस केक में ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं, उसी तरीके से इस मॉडल की संज्ञा तरबूज से दी गई है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थॉमसन का मॉडल होगा, याद रखना। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर प्रयोग किया था। अल्फा कणों की बमबारी करवाई थी परमाणु की स्थिति जानने के लिए, और इन्होंने अल्फा कण चुने थे जो कि द्विधनाभिषिक्त हीलियम कण होते हैं, जिनकी सोने की पतली पन्नी पर बमबारी कराई थी। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? यानी कोई भी परमाणु है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, उनकी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंती क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कभी इनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। ऐसा पाउली ने बताया था दोस्तों। तो इसको क्या कहा जाता है? पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, परमाणविक कक्षकों की उनकी बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम से बढ़ते हैं। परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों में भरते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा, फिर उच्च ऊर्जा स्तर वाले में जाएगा, तो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में बढ़ते हैं। क्या ऐसा हुंड का नियम कहता है, अपवर्जन का नियम कहता है, डी ब्रोगली का नियम कहता है, या आप-बाहू का नियम कहता है? तो आप-बाहू का एक सिद्धांत है, जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, सबसे पहले लो एनर्जी लेवल वाले सेल में भरे जाते हैं, फिर वो हाई एनर्जी लेवल वाले सेल में भरे जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है? नेचुरल पॉलीमर टेफ्लॉन, बिल्कुल ये आर्टिफिशियल है। स्टार्च, ये हमारा नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन भी नेचुरल पॉलीमर है, सेलुलोज भी नेचुरल पॉलीमर है। टेफ्लॉन जो है, याद रखना, वो कैसा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। बर्तनों पर नॉन स्टिक सरफेस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? टेफ्लॉन का। तो 6 का आंसर ए होगा। दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है, याद रखना। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिप्टल बहुलक की एकलक इकाई क्या है? मोनोमर यूनिट्स ऑफ ग्लिप्टल। ग्लिप्टल इज ए प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल तो जाता है, लेकिन पिघलने के बाद इतना कड़ा, इतना हार्ड हो जाता है कि पुनः इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, उसको कहा जाता है ग्लिप्टल। और ग्लिप्टल, याद रखना, किस किस से मिलकर बना होता है? कि यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, एथिलीन ग्लाइकोल, थैलिक एसिड नो, एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिप्टल, सॉरी, ये थैलिक एसिड, एडीपिक अम्ल, ये नहीं। तो एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, इन दोनों से मिलकर के बना होता है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल का यूज बेटा कहाँ करते हैं? प्लास्टिक पेंट बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, याद रखना। डेक्रोन के एकलक हैं, मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रोन। डेकेन एंड डेकेनॉल नहीं, डेकेनॉन एंड डेकेनॉल नहीं, एथिलीन ग्लाइकोल, थैलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल एंड टरफ्थैलिक एसिड, बिल्कुल। एथिलीन ग्लाइकोल और टरफ्थैलिक एसिड से मिलकर के संघनन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं बेटा? डेक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्रोन कहते हैं। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम है विज्ञान क्रांति वाई रवि भारद्वाज सर। ये आप पूरा डालना उस पर, तो आपको टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर इसकी आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? 8 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से, पॉलीमराइजेशन से नियोप्रीन बनाया जाता है? नियोप्रीन क्या है? एक आर्टिफिशियल रबर है, कृत्रिम रबर है, याद रखना। क्या 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, एक्लोनाइट्राइल। तो एक्लोनाइट्राइल से तो याद रखना PAN प्लास्टिक बनता है, और यहां पर जो नियोप्रीन बनाने की जो यूनिट है, मोनोमर यूनिट है, वो क्या है? 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। सभी प्रश्न सीधा NCERT से लिए गए हैं, याद रखना।
एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि कम से कम आपको इतने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करा दिए जाएं जिससे आपके 5 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन सीधे आपको डायरेक्ट मिल जाए। हालांकि देखो थ्योरी पढ़नी होती है, डिटेल स्टडी ही होती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के माध्यम से इतना हो जाए कि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा सीधा डायरेक्ट फायदा मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक ताप दृढ़ को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है जिसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकती है, रीयूज नहीं हो सकता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। जैसे पॉलीस्टाइरीन, ये स्टाइरीन का बहुलक है, लेकिन याद रखना ये ताप सुनम्य में आता है। किसमें आता है? ताप सुनम्य में आता है। नियोप्रीन ये कृत्रिम रबर का उदाहरण है, लेकिन बेकेलाइट जो होता है ना बेटा, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। और ये बेकेलाइट याद रखना ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट का यूज बिजली के स्विच बनाने में, प्रेशर कुकर का हैंडल बनाने में, इलेक्ट्रिक प्रेस का हैंडल बनाने में, इन सभी में किसका यूज होता है? बेकेलाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुलक का उदाहरण है? तो पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है, यानी ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल जाता है और पिघलने के बाद उसे इच्छानुसार आकार में ढाल सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो ये ताप दृढ़, ताप सुघट्ट, तो ताप सुघट्ट प्लास्टिक होते हैं ये, ताप सुनम्य बोलते हैं, या इनको क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं बेटा? तो याद रखना, एक तो पॉलीथीन आता है, एक पीवीसी आता है, एक पॉली स्टाइरीन आता है, एक टेफ्लॉन आता है, एक पीईटी आता है, पॉलीइथाइलिन टरफ्थलेट, ये सब, एक पीएन आता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये सभी किस्म आते हैं थर्मोप्लास्टिक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है और कूट से सही उत्तर की हमें पहचान करनी है। पीबीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसकी एकलक इकाई का नाम क्या है बेटा? वाइनिल क्लोराइड है। आप अपना आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही अपने दिमाग में रखें, फिर अपना मिलान कर लें, आपको पता लग जाएगा कि आप पे आता है या नहीं आता है। बेकेलाइट याद रखना फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। नाइलॉन 66 में 2 कार्बन इकाइयां होती हैं, 6 कार्बन परमाणु वाली, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, और एक होता है एडिपिक अम्ल। और पॉलीथीन ये एथीन का बहुलक है, याद रखना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नाइलॉन एक 6 भी होता है, 66 भी होता है, 6 पर भी एक क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है, आगे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइलॉन 6, देखो आ गया है। नाइलॉन 6 के विरचन के लिए प्रयुक्त एकलक इकाई है। एकलक का मतलब होता है मोनोमर, और कई सारी मोनोमर यूनिट मिलकर के पॉलीमर का निर्माण करती हैं। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एडिपिक अम्ल, बिल्कुल नाइलॉन 6 का निर्माण हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एडिपिक अम्ल से नहीं होता है, नाइलॉन 66 का होता है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या एडिपिक अम्ल? नहीं, ये भी नहीं होगा। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन? नहीं। एक कैप्रोलैक्टम इकाई होती है, कैप्रोलैक्टम इकाई है जिसके संगनन से नाइलॉन 6 बनता है। क्या बनता है? नाइलॉन 6। नाइलॉन याद रखना मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है, मानव द्वारा निर्मित, पूर्णतः निर्मित प्रथम रेशा है, जिसके खोजकर्ता कौन है? बालेश कैरोथर्स हैं। कौन है बताओ? बालेश कैरोथर्स हैं। और प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशे की बात करें, फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा याद रखना रेयॉन होगा बेटा। क्या होगा? रेयॉन। और रेयॉन बनाने में किसका यूज किया जाता है? सेलुलोज का यूज करते हैं, इसीलिए रेयॉन याद रखना कैसा है? अर्ध संश्लेषित रेशे के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीईटी, पीईटी का पूरा नाम क्या है? पॉली इथाइलिन टरफ्थलेट। इसका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, इक्विपमेंट्स बनाने में होता है। पीईटी पॉलीमर है जिसकी मोनोमर यूनिट का नाम क्या है? पीईटी का निर्माण किससे होता है? क्या एथिलीन ग्लाइकोल क्लोरोपीन से होता है? क्या टरैथेलिक अम्ल एक्राइलोनाइट्राइल से होता है? क्या एथिलीन ग्लाइकोल टरथेलिक एसिड से होता है? या फिर होता है एथिलीन ग्लाइकोल तथा थैलिक एसिड से?
एथिलीन ग्लाइकोल, क्लोरोप्रीन नहीं। टरथैलिक अम्ल, एक्लाइनाइट्राइल, इससे भी नहीं होता है। एथिलीन ग्लाइकोल, टरथैलिक अम्ल, बिल्कुल एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल ये दो मोनोमर यूनिट हैं। जब इनका कंडेंसेशन होता है तो याद रखना पीईटी बनता है, जो कि एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी होगा। निम्नलिखित में से ताप दृढ़ बहुलक है। ताप दृढ़ को कह सकते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो जिसका रीयूज नहीं हो, जिसका रिसाइकलिंग नहीं हो। तो पॉलीथीन ये तो थर्मो प्लास्टिक है, तो ये नहीं होगा। बेकेलाइट बिल्कुल ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक है। ये तीनों एग्जाम्पल फर्स्ट, थर्ड और डी, याद रखना ए सी डी, ये तीनों ही थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। इससे एग्जाम्पल है ये थर्मोप्लास्टिक के हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। पीबीसी, विनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन की जो एकलक इकाई का नाम है, मोनोमर यूनिट का नाम है, वो क्या है बेटा? स्टाइरीन है। क्या है? स्टाइरीन है। अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट बहुलक है। बेकेलाइट पहले भी आ चुका है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का। खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में काम में लाया जाता है? नए चिपकने वाली सतह के रूप में टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, और टेफ्लॉन को हम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉलीएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इसको कहा जाता है टेफ्लॉन। बर्तनों पर नॉन स्टिक सरफेस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण माना जा सकता है? एनसीईआरटी का प्रश्न याद रखना, मैंने एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ ले लिया है, पूरा निचोड़ ले लिया है। ये डिट्टो बिल्कुल आपको एग्जाम्पल मिलेंगे वहां पर, और ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान में एनसीईआरटी से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, और आपके तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को महत्व ज्यादा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक गैस का उत्सर्जन। प्राकृतिक गैस क्या होती है दोस्तों? मीथेन होती है, नेचुरल गैस। हमारी जिससे मिट्टी है या दलदल स्थान हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो उससे निकलने वाली गैस होती है मीथेन। तो प्राकृतिक गैस का उत्सर्जन के रूप में याद रखना ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो प्राकृतिक गैस का उत्सर्जन कैसी है बताओ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्यों में श्वसन, श्वसन भी याद रखना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया में भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना। क्या बनता है? 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी बनती है, याद रखना। 6CO2 प्लस 6H2O एनर्जी बनती है, इसलिए ये भी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वनस्पति पदार्थों का खाद में विघटन, कोई भी पेड़ पौधों के छिलके वगैरह हैं, पत्तियां वगैरह हैं, तूड़ी वगैरह है, गन्ने की खोई हो सकती है, कोई भी बायोलॉजिकल अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका जब अपन डिकम्पोजिशन करते हैं, अपघटन करते हैं, तो उससे भी गैस प्राप्त होती है, मीथेन। तो याद रखना इससे एनर्जी भी मिलती है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो 1 2 3 तीनों सही हैं। चौथा देखते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का यदि आपको अपघटन करना होगा तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसलिए ये तो बताओ किस में आएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3। बहुत अच्छा प्रश्न था, शानदार प्रश्न है, इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना। आ सकता है 2025 के लिए इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के बुरादे में मिलाया जाता है? याद रखना आपकी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन का लेवल बड़ा अच्छा आता है। 5 क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार आता है। कहीं ना कहीं बच्चे को सोचना पड़ता है, तभी जाके आंसर लगता है। हो सकता है 5 में से कोई 1 या 2 सिंपल आ जाएं, बाकी 5 में से 3 क्वेश्चन तो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड पर होते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, तभी वो क्वेश्चन हमारा सही होगा। एक क्लास हम थोड़े न्यूमेरिकल्स की भी लेकर के आने वाले हैं, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक न्यूमेरिकल्स कई बार आ जाता है छोटा सा, कई बार फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आ जाता है, उस तरीके की भी क्लास लेकर के आने वाले हैं, जिससे भी आपको फायदा होगा। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड का उत्पादन होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण जल का उत्पादन होता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस में आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि तनु HCl एसिड की क्रिया
तनु HCl एसिड की क्रिया जब लोहे के बुरादे से कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, देखो FeCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी आयरन क्लोराइड बन जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिया आयरन से कराते हैं तो ये FeCl के साथ जुड़ेगा, तो ये तो बन जाएगा फेरिक क्लोराइड, साथ में कौन सी गैस का उत्पादन होगा, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एंटोनी एंड लेवोसियर द्वारा दिए गए थे। आपके परमाणु और अणु वाला चैप्टर है आपका, उसमें से प्रश्न लिया गया है, याद रखना, एनसीईआरटी का प्रश्न है, पहले ही पेज पर दे रखा है। तो बताएंगे आप कौन कौन से नियम दिए गए हैं लेवोसियर के द्वारा। तो याद रखना, ये रासायनिक संयोजन के नियम है। किसके नियम है ये, रासायनिक संयोजन के नियम है। किसके नियम है, रासायनिक संयोजन के नियम है। रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं, तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल लेवोसियर के द्वारा दिया गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही द्रव्यमान नष्ट होता है, रासायनिक अभिक्रिया में मास हमेशा कंजर्व रहता है, पहला नियम। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम कि किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे जल है तो हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो ये कितना आ जाएगा 1:8 आ जाएगा, तो ये फिक्स रहेगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम लेवोसियर ने नहीं दिया है। हालांकि नियम क्या होता है कि किसी भी भौतिक उपकरण की ऊर्जा सदैव नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड होगा। क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये दोस्तों आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन थे। याद रखना, अपने सभी कोर्सेज टाइमलाइन एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध हैं। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, इसके अलावा राजस्थान पुलिस, LDC, पटवार, BDO, सेकेंड ग्रेड जूलॉजी, लैब असिस्टेंट और भी अदर भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके जो साइंस के स्पेशल कोर्सेज हैं, इसके अलावा कंप्लीट कोर्सेज सभी टाइमलाइन एजुकेशन ऐप पर आपको मिल सकते हैं। यदि किसी को परचेज करना है तो वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी अपनी जो क्लास है वो शानदार है, इसमें से क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावना रहेगी और जल्दी आपको दूसरी क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें और केमिस्ट्री संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो होगी उनको लेकर के अपन आएंगे। तो दोस्तों, हमारे जो यूट्यूब चैनल है विज्ञान क्रांति और या साइंस रिवॉल्यूशन, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो अपना टेलीग्राम चैनल है विज्ञान क्रांति बाई रवि भारद्वाज सर 9610508685, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है, इंतजार कीजिएगा, सेकंड क्लास में आपको बहुत जल्दी उपलब्ध होगी। थैंक यू।